अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम से रिलेटेड जीएस क्वेश्चन की जो है 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला लेके चल रहे हैं। और आज की टॉपिक है सामान्य विज्ञान में जो है रसायन विज्ञान। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में सामान्य विज्ञान के ही 2 वीडियो थे, वो भौतिकी से रिलेटेड थे। आज की टॉपिक जो है रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करके आप जान सकते हैं। ठीक है। और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट भी हो या तैयारी से रिलेटेड कुछ भी जानकारी हो, आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हम लोग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहला है जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता, उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब कि वह जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता, उसे क्या कहते हैं। तो उसे खारा जल या कठोर जल या हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है ना। मीन्स जल 2 प्रकार के होते हैं, कठोर जल और मृदु जल। तो कठोर जल की खासियत ये होती है कि ये जो है साबुन लगाने पर झाग नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना। और थोड़ा इसके बारे में टिप्पणी कर लिया जाए कि खारा जल या कठोर जल में जो है क्या क्या होते हैं। तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड लवण खुले रहते हैं। ठीक है ना। मीन्स कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड में 6 लवण इसमें घुले होते हैं कठोर जल में। और कठोर जल में चूँकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का जब तक पूर्णतया अवक्षेपण नहीं हो पाता है, तब तक कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बना पाता। वैसे कठोर जल जो है पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने आदि के योग्य नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रशांतक औषधि में किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रशांतक औषधियाँ जो है किस लिए यूज होती हैं। वैसे मानव में जो है जो मानसिक तनाव होता है, हेडेक जिसे कहते हैं, मानसिक तनाव को कम करने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। और जिसके लिए इसमें जो मुख्य औषधि है उसका नाम है बेलियम। बेलियम नामक औषधि इसमें प्रयुक्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है। तो इन सभी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो फ्लोरीन है। ठीक है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है। नेक्स्ट है उच्छादन या अनावरण पर किस पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं। ठीक है ना। किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं। तो इसे प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक है ना। उच्छादन या अनावरण जो है पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का जो गुण होता है वो प्रस्वेदन कहलाता है। और किसी प्रस्वेद पदार्थ जैसे NaOH हुआ, KOH हुआ, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड हुआ, निर्जल मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, जब भी इन्हें वायु में रखा जाएगा तो इनका जलीय विलयन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 ये
गोल्ड माने सोना Au धातु पर बेअसर रहता है, ठीक है ना, इस पर ये इस धातु से क्रिया नहीं करता है। अगला पॉइंट है, अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है? तो अग्नि दुर्घटना में पॉलीमर जो होते हैं वो अधिक तपिश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और अग्निशमन करता इसीलिए जो है अग्नि विरोधी कपड़े नोमेक्स अथवा पॉलीबेंजी मिडाइजोल फाइबर PBI के कपड़े पहनते हैं और हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे हम देखते हैं। अग्नि कब ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो वैसे अगर ऑक्सीजन 15% से कम हो, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम हो तो अग्नि जो है ज्वलनशील नहीं हो पाती, अग्नि आग जलती नहीं। लेकिन अगर 15% से अधिक है ऑक्सीजन तो वो ज्वलनशील हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? माने एक ही विषय में 2 नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किए? तो जॉन बर्दीन, ठीक है। कौन है? जॉन बर्दीन। वास्तव में जॉन बर्दीन एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे और इनको जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 1956 और 1972 में 1956 और 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा, जॉन बर्दीन को ही एक ही विषय में, इस भौतिकी विषय में 2 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, एक 1956, दूसरा 1972 में। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को एक बार भौतिक तथा दूसरी बार रसायन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? अब चाहे ऐसे प्रश्न आ जाए या ऐसे भी आ सकता है कि किस वैज्ञानिक को 2 विषयों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो वो है मैडम क्यूरी, ठीक है। कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी भौतिकविद तथा रसायन शास्त्री थी, मीन्स भौतिक शास्त्र में भी ये थी और रसायन शास्त्र में भी। और ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी, ये भी याद रखिएगा। और ये 2 विधाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला हैं, ये भी याद रखिएगा। इन्हें वर्ष 1903 में इनके पति पियरे क्यूरी, इनके पति का नाम क्या था? पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी में और 1911 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सॉरी। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है? तो यहाँ देखिए, यही प्रश्न दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। कहा आवर्त सारणी के लंबे आकार, या इसी का नाम है दीर्घाकार आवर्त सारणी। चाहे दीर्घाकार आवर्त सारणी में पूछ ले और चाहे जैसे पूछा उस प्रकार से कि आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप में और पीरियड में स्थित है। तो ग्रुप 17 और पीरियड 2, ठीक है ना, ग्रुप 17 और पीरियड 2। अगला क्वेश्चन है कि पानी हाइड्रोजन के कितने एवं ऑक्सीजन के कितने अणुओं से मिलकर बना है? तो पानी जो है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बना है, इसको याद रखिएगा। और पानी का घनत्व लगभग 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो 999.97 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वथनांक या उबलना पानी का आप जानते रहिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
और ट्रिपल टेम्परेचर पॉइंट इनका 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनका फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है। तो जिस ताप पर कोई ठोस वस्तु जो है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलती है उसे गलनांक कहते हैं। उसका क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। अगला पॉइंट है C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ये एल्केन है। वैसे आपको बता दें, यहाँ थोड़ा सा भाई टाइप करने में प्रॉब्लम थी। C2H6 ऐसे, और इनकी अगर आप श्रृंखला लेंगे तो इस ढंग से। ठीक है, अब हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। ये तीनों बॉन्ड से आप हाइड्रोजन लगा डालिए। ठीक है, इस ढंग से आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा। चलिए आगे चलते हैं। तो एल्केन्स रेडी है, इसी में पैराफिन मोम वगैरह सारी चीज़ें हैं, इसको भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है गोबर गैस में मुख्य कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से 75% मेथेन पाई जाती। कौन सी गैस? मेथेन। ठीक है, मेथेन का फार्मूला जानते होंगे, CH4। ठीक है, CH4, इसको आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जब इन विस्फोटक पदार्थों पर जो है न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती तो इसमें जो है नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होके एक श्रृंखला अपक्रिया बनाते हैं जो निरंतर चलती रहती है, और इसी को हम परमाणु बम कहते हैं, एटम बम। ठीक है, सर्वप्रथम 1945 में एटम बम बनाया गया था। ठीक है, ऑटो हान। किसने बनाया था? ऑटो हान ने। इसको भी याद रखेंगे। और हाइड्रोजन बम याद रखिएगा, आग्नोइस खारो ने बनाया है। तो परमाणु बम या एटम बम ऑटो हान, और हाइड्रोजन बम जो है आग्नोइस खारो। परमाणु बम किस पर आधारित है, किस अपक्रिया पर? तो नाभिकीय विखंडन अपक्रिया पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारी जल की खोज किसने की थी। तो भारी जल की खोज किसने किया? यूरे ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के स्वरूप प्रयुक्त किया जाता है। तो भारी मशीनों में जो है ग्रेफाइट को जो है लुब्रिकेंट के स्वरूप प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, वास्तव में ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपर रूप है, और इसका हम ड्राई लुब्रिकेंट या शुष्क स्नेहक के रूप में मशीनों में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पेंसिल में भी काला सीसा ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉम्पिटेंट प्रभाव किस में होता है।
तो कॉम्पटन प्रभाव एक्स किरणों में होता है। किस में देखने को मिलता है? एक्स किरणों में। एक्चुअल में एसी कॉम्पटन वैज्ञानिक का नाम है, ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रकीर्णित होने पर एक्स किरणों की आवृत्ति बदल जाती है। और एस कॉम्पटन को वर्ष 1928 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, ये भी आप याद रखेंगे। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻²4। अगर डेसिमल के 2 डिजिट तक पूछा जाए तो इतना ही होता है, नहीं तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है ना? तो यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा सा वो है, इसलिए आप इसका जो मास है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इस ढंग से लिखेंगे। ठीक है ना? लिखने का तरीका यही है। आगे देखते हैं, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे जलयोजन या उदकन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलयोजन या उदकन कहते हैं। इसी को आप जानते होंगे, सुने भी होंगे, हाइड्रेशन। ठीक है ना? डिहाइड्रेशन बीमारी सुने होंगे, हाइड्रेशन, कि जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे हाइड्रेशन या जलयोजन या उदकन कहते हैं। अगला पॉइंट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने, इसको याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन ने। ठीक है ना? और शॉर्ट ट्रिक में आप ईटा पर नाचे याद रखिए, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टा फॉर थॉमसन। ईटा पर, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, नाचे न से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। ईटा पर नाचे। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। मीन्स ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? अगला पॉइंट है, कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है। इसके पहले ये आ चुका है कि उस समय वहाँ लुब्रिकेंट के रूप में था, तो यह है ग्रेफाइट। ठीक है, क्या है? ग्रेफाइट। कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ग्रेफाइट में चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण रूप से रवा जालक में गमन करते हैं, इसी कारण ग्रेफाइट ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों में और विद्युत अपघटन क्रियाओं में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका मशीनों में शुष्क स्नेहक ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करती है? तो वो है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। ठीक है ना? एल्युमिनियम धातु जो है ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता, उसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की केवल पतली परत जम जाती है, लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। अगला है, कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड मैंने CO2 गैस जो होती है वो चूना पानी को दूधिया कर देती है। इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट।
किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल का CH3OH मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग जो है एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है जस्ता और तांबे का मिश्रण है, Zn+Cu, और इसका उपयोग बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट है किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, कौन सी गैस है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना, ये अकार्बनिक गैस है, विषैली भी है, ज्वलनशील भी होती है, भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है? तो गैलियम की Ga। अगला है रेडियोधर्मिता नापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता गीगर मूलर काउंटर के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता मीन्स रेडियो एक्टिविटी नापी जाती है। रेडियोधर्मिता जो है प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, और इसी घटना को रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसको आप जैसे यूरेनियम, थोरियम, ये सभी जो है रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है, भी आप याद रखेंगे। करंट मीन्स धारा, विद्युत धारा का प्रवाह जो है, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है जब बेरियम क्लोराइड को तन सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो आपको क्या दिखता है? जब बेरियम क्लोराइड को जो है तन सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो BaCl2 को डाइल्यूट H2SO4 में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सफ़ेद अवक्षेप। क्या दिखता है? सफ़ेद अवक्षेप। नेक्स्ट है हाइड्रोजन काठ कोयला। देखिए काठ लिख उठा है, काठ कोयला है। ठीक है ना, काठ कोयला, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन, इन सभी में जो है, ठीक है ना, का अधिकतम तापजनक मान किसका है? किसका जो है, यहाँ गैसोलीन मिक्स का लिख उठा है, ये भी आप याद रखेंगे, ये किसका है? हाइड्रोजन, काठ कोयला, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन में किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो होता है हाइड्रोजन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का तापजनक अधिकतम होता है और ये वायु या ऑक्सीजन में जलता है। इसकी ज्वाला रंगहीन होती है और हाइड्रोजन जलकर पानी मीन्स H2O तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड मीन्स H2O2 भी बनाता है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज जो है वैज्ञानिक प्रिस्टले ने की थी। किसने? प्रिस्टले ने। अगला पॉइंट है जंग लगने पर लोहे का भार। तो जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि लोहे को नम वायु में रखने पर भूरे रंग की उस पर एक परत जमा हो जाती है जिस कारण लोहे का भार बढ़ जाता है और इसे भूरे रंग की जो परत होती है फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3 की होती है और इसी को
जंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शहद का मुख्य घटक है। तो शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज है। याद रखिए शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज क्या होता है? फलों की शर्करा, फलों की शर्करा। इसके अलावा 41% ग्लूकोज है, मैंने फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा 41%, ग्लूकोज 34% और जल 18% और शेष अन्य पदार्थ होते हैं। इसीलिए शहद बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। शहद में जो है जो फलों की शर्करा होती है वो 41% होती है, जो फ्रक्टोज के नाम से जानी जाती है। ग्लूकोज 34% होता है, 34%, और जल जो है 18% होता है। नेक्स्ट है डायमंड ग्रेफाइट कोयला में किसमें कार्बन होता है? तो वास्तव में डायमंड ग्रेफाइट कोयला ये सभी में कार्बन होता है। ठीक है ना, क्योंकि तीनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटाइट क्या है? तो मैग्नेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। इसके अलावा लोहे का अन्य अयस्क जो है हेमेटाइट भी है, इसको भी याद रखेंगे, Fe2O3। अगला है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है। तो शुष्क सेल में जो प्रयुक्त कैथोड होती है वो जस्ता की होती है, और अगर इसमें एनोड पूछा जाए तो कार्बन का एनोड होता है। ठीक है। सॉरी। तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में रसायन विज्ञान भी कवर हो जाएगा, उसके बाद जीव विज्ञान, फिर आपका सामान्य विज्ञान जो है सामान्य अध्ययन में जो पूछा जाता है वो कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको UPSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये भी बता दें कि UPSSC कि जो भी एग्ज़ाम है, चाहे जो हो, चाहे कृषि प्राप्तिक सहायक हो, चाहे BDO हो, चाहे BPO हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पेट हो, मैंने किसी की भी हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन की हो, चाहे मुख्य सेवक भर्ती परीक्षा हो, सभी की GS एक ही होती है। ऐसा नहीं कि GS उसका चेंज होता है, तो सबका एक ही होता है। और ये 1 से 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है बहुत महत्वपूर्ण है। इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत पर्याप्त रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।